हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालना जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पेज नंबर 6.25। निकाल लिया बेटा? मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे थोड़ी सी चर्चा करनी है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बेटा आपको देता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बैलेंस ऑफ पी एंड एल दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेब्ट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये सारी चीजें दी हैं मुझे बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो। ठीक है जी बाबू। सबसे पहले फॉर्मेट, और इसमें बेटा दो तीन चीजें समझने वाली हैं, ठीक है ना। रट्टा मत मारना, अगेन मैं बोलूंगा परेशान हो जाओगे, ठीक है ना किसी जाके जगह फंस जाओगे बेटा, और फिर सोचोगे पहले समझ लेता। बेटा मैंने फॉर्मेट रेडी करा, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, और लिख रहा हूं बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाबू सबसे पहली आइटम हम इसमें लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये बेटा हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है जी। मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना शुरू करा। सबसे पहले बेटा मैं लिखता हूं डिफरेंस ऑफ एसपीएल, दैट मींस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऐसे ही करते हैं बेटा। क्लोजिंग फिगर बेटा मुझे गिवन है 2,50,000 और ओपनिंग फिगर बेटा मुझे गिवन है 3 लाख। तो बेटा ये आएगा माइनस का 50,000। मैंने लिख दिया बेटा ब्रैकेट में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? इसमें ऐड हो सकती हैं अभी भी और 4 चीजें, याद कराना जरा। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ द करंट ईयर, माइनस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। बेटा देखना क्या कुछ गिवन है इसमें मुझे? एक भी चीज नहीं, एक भी चीज नहीं है ना। लो जी बेटा मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस 50,000। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बाबू बहुत सारी चीजें ऐड और लेस हो सकती हैं, जिसमें से सबसे पहले डैप, देन गुडविल रिटर्न ऑफ, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, माइनस हो सकती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की बात करो, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। फिर कहीं जाकर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बेटा मुझे देखना है क्या डैप, गुडविल, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन बोरोइंग, लॉस, प्रॉफिट कुछ है तो नहीं। बेटा देखना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले सेकंड आइटम आती है प्रोविजन फॉर डैप। बेटा करंट ईयर में गिवन है 80,000, प्रीवियस ईयर में 60, यानी कि 60 to 80 हो गया। अब एक बात बताता हूं, मुझे नहीं पता बेटा आप चीजों को कितने आराम से समझते हैं। अच्छा डैप और प्रोविजन फॉर डैप में कोई अंतर होता है? नहीं। और मैं पक्का बता रहा हूं बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया होगा और बच्चे का आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि बच्चे को पता है 80 माइनस 60 कर लेता हूं, डैप आ जाएगा 20 आ गया होगा डैप, और आंसर आएगा ही 20 से, आएगा भी 20 से। पर अगर पूछने लगो डैप और प्रोविजन फॉर डैप में अंतर क्या होता है, बता कोई नहीं पानेगा यहां बैठा हुआ। हम इतने रट्टेबाज हैं। क्या अंतर होता है? चलो ना, ये वो वाला प्रोविजन नहीं है, वो होता है प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। हाँ जी अच्छा चलो, वैसे एक बात सोचने की है। कभी देखो बैलेंस शीट ही तो दी हो सकती है 2 साल की, ठीक है ना। कभी ऐसे डैप दिया होता है 2 साल का आपको? चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डैप, ठीक है ना।
डैप तो कैलकुलेट करना आ ही जाएगा, प्रोविजन फॉर डैप का मतलब जान लो। बेटा मैंने ना एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, आशु सामने देख ले भाई, बहुत देर से नीचे देख रहा तू। बाबू मैंने ना एक एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की और मान लो इसके ऊपर डैप है 10% एज पर SLM। SLM मतलब वो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है बेटा, एक जैसा डैप लगता रहेगा सालों साल, ठीक है। पहले साल का डैप लगा 10,000, एसेट बच गई 90,000 की। दूसरे साल का डैप लगा 10,000, एसेट बच गई 80,000 की। तीसरे साल का डैप लगा 10,000, एसेट बच गई 70,000 की। ये डैप में ऐसे ही लगाता चला जाऊंगा बेटा, जब तक या तो एसेट बिक नहीं जाती या खत्म नहीं हो जाती। ऐसे ही करता था SLM। बेटा एक और मेथड होता है डैप लगाने का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। ये क्या कहता है बेटा बाबू, ये कहता है डैप को आप इकट्ठा करो, कभी भी मशीन के अकाउंट में मत लेके जाओ। मतलब कहने का मतलब है मैंने मशीनरी 1 लाख की खरीदी, पहले साल डैप लगा ना 10,000, ये कहता है डैप ना अपने मशीन के अकाउंट में नहीं लेके जाना, डैप को हम इकट्ठा करेंगे जब तक मशीनरी बिक नहीं जाती, एक अलग अकाउंट में, नोन एज प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि पहले साल अगर डैप लगा ना 10,000 तो मैं मशीनरी अकाउंट में नहीं ले गया, मैं इसको एक अलग अकाउंट में ले गया, नोन एज प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। अब दूसरा साल बीत गया बेटा, बाबू फिर डैप लगा 10,000, मैं कहां लेके जाऊंगा इसको बेटा, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में। यानी कि बेटा अब डैप कितना हो गया बढ़कर 20,000। बेटा तीसरे साल फिर डैप लगा, मैंने बेटा मशीनरी अकाउंट में नहीं लेके जाना, अब मैं कहां लेके जाऊंगा, प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट में 30,000। और बेटा मान लो आज एसेट 60,000 की बिक गई, अब क्या करूंगा मैं, ये 30,000 जिस दिन एसेट बिकती है उस दिन प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट से बेटा डैप को मशीनरी अकाउंट में लेकर आता हूं कि मेरी मशीनरी की कीमत 70,000 है और मैंने 60,000 की मशीनरी बेच दिया, मुझे 10,000 का लॉस हुआ। सर 11th में मेथड है आपके कोर्स में, प्रोविजन फॉर डैप मेथड। प्रोविजन फॉर डैप का मतलब समझ में आया बेटा, हम डैप को कभी भी मशीनरी अकाउंट में तब तक नहीं लेके जाते जब तक बेटा मशीनरी बिक ना रही हो। हम डैप को हर साल के डैप को इकट्ठा करते रहेंगे एक अलग अकाउंट में, नोन एज प्रोविजन फॉर डैप। अब एक बात सोचो बाबू, इस क्वेश्चन में मुझे कहता है बेटा पिछले साल प्रोविजन फॉर डैप था 60,000 और इस साल हो गया प्रोविजन फॉर डैप 80,000। इसका मतलब समझते हो, करंट ईयर में डैप 20,000 का लगा होगा। सर यही तो मतलब है, पिछले साल प्रोविजन फॉर डैप का बैलेंस था 60, इस साल हो गया 80। हवा थोड़ी आई, इस साल आपने 20 का डैप उसके अंदर डाला होगा तभी तो वो 80 हो गया ना, ठीक है ना। अब आप खुश हो जाओगे मैंने तो डैप निकाल लिया था 20,000, मैंने तो आंसर भी निकाल देता। मेरे को आंसर चाहिए, आपको लगता है कभी मतलब है मुझे आंसर से, मुझे तो मतलब ही कंसेप्ट से है बेटा। कंसेप्ट नहीं पता तो फंस जाओगे, आज नहीं तो कल फंस जाओगे। क्लियर है ना बेटा बात, समझ में आया प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट क्या होता है बेटा। प्रोविजन हम इकट्ठा करते हैं, इसी को लोग बेटा प्यार से एक्यूमुलेटेड डैप भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेशन का मतलब समझते हो ना, इकट्ठा करना, या डैप को इकट्ठा किया जाता है। हर साल हम डैप को लाके इकट्ठा कर देते हैं, यानी कि आपको पता है क्या हो रहा होगा, 4 साल हो गए होंगे मशीनरी खरीदे हुए, हर साल मैं 20-20 हजार का डैप लगा रहूंगा, 3 साल के बाद 60,000 हो गया होगा और इस साल भी जब 20,000 का इकट्ठा हुआ होगा तो एक्यूमुलेट होकर वो 80,000 हो गया होगा। ठीक है ना, इस साल का डैप समझ में आया ना कितना है, 20,000। ओके बात, लो जी बेटा डेप्रीसिएशन 20,000 रुपए। बेटा इस क्वेश्चन में मुझे गुडविल भी दी हुई है, ठीक है ना। मैंने कहा है मैंने इस क्वेश्चन में 2-3 बात समझानी है, एक बात तो ये समझानी थी, ये दूसरी काम की बात, सबसे काम की बात। बेटा गुडविल मेरे को दी गई है 5th नंबर पर 40 से 32,000 हो गई, मतलब राइट ऑफ हो गई, यानी कि मेरी रेप्यूटेशन गिर गई मेरे बिजनेस की, जो पहले 40,000 थी आज 32,000 हो गई, 8,000 की खत्म हो गई बेटा। बाबू अच्छा तब क्या होता अगर ये 32 से 40 हो जाती, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, ये बड़े काम की बात मैं बोलने जा रहा हूं, आज नहीं तो कल तंग करेगी अगर ढंग से नहीं समझोगे। बेटा अगर गुडविल प्रीवियस ईयर में 32 होती है और करंट ईयर में 40 हो गई, यानी कि मैंने 8,000 रुपए की और खरीदी है ना, यार बोल दो, खरीदी है ना। और अगर मैंने खरीदी है, गुडविल बेटा कहां आती है, नॉन करंट एसेट्स में आती है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। अगर गुडविल खरीदी होती तो बेटा इन्वेस्टिंग में दिखाता, लेकिन यहां गुडविल राइट ऑफ हुई भी है
और गुडविल का राइट ऑफ होना कहां जाता है? एडजस्टमेंट में जाता है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये बिल्कुल वैसे ही बात है बेटा, जैसे बैंक का बैलेंस होता तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। समझ में आई बात? समझ में आई ना बात? क्लियर है ना बेटा बात? अब यहां गुडविल पहले 40,000 थी, आज 32,000 है, 8,000 गिर गई ना। लो जी गुडविल राइट ऑफ। दो ही बातें काम की थी जो मुझे समझानी थी बेटा, इन दोनों में ही मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम आएगी, और ऐसा भी हुआ है मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आई नहीं। वो इसलिए नहीं आई बेटा क्योंकि आगे की बात नहीं पता, मुझे पता आगे प्रॉब्लम आएगी। अभी आने दो किसी दिन गुडविल खरीदने की बात, उस दिन तुम दिक्कत करते, मैंने आज ही दूर कर दी। प्रोविजन फॉर डेप आज नहीं, कल 3 दिन रुक जाओ, बस 3 भी नहीं, 1 आध दिन और रुक जाओ, मैं अकाउंट बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप का, तब दिक्कत आती, मैंने आज ही दूर कर दी वो। ठीक है जी। और बाबू एक और चीज दी गई है मेरे को, लगभग थर्ड लास्ट आइटम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए बेटा? 10 से 14 हो गया बेटा। इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है या डिक्रीज इन द प्रोविजन? इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। और अगर आपको याद हो बेटा, इसको भी मैं यहीं एडजस्ट करता हूं, ठीक है ना। लो जी, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 4,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बाकी सब करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी है, और लास्ट आइटम कहीं नहीं जाएगी, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट है। क्लियर है ना बात? बाबू लो मेरी तरफ देखना, इनका मैंने टोटल करा, ये बाहर लिख दिया, ये लिख दिया बेटा -18,000। ठीक है जी। इसको मैं किस नाम से लिखता हूं बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐसे ही लिखते हैं बेटा। और बेटा हम इसमें ऐड या लेस करते हैं। लो जी कराओ जी ऐड लेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस बेटा डिक्रीज हुई हैं बेटा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस, याद है बेटा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है। हाँ जी तो अच्छा एक बात बता, मैंने लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माइनस में लिख दिया ना, मतलब क्या है? मेरा प्रॉफिट माइनस में, तो क्या हो गया? अगर मैं लिख दूं इसको ऑपरेटिंग लॉस और लिख दूं माइनस में, अगर लॉस को नेगेटिव लिखूंगा तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट है, फिर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। चलो जी बेटा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है बेटा? 3,000। पहले 18 था, आज 15 हो गया। बाबू प्रीपेड इंश्योरेंस का इंक्रीज बेटा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स वैसे ही माइनस होती हैं, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000। बढ़ते चलो जी बेटा, गुडविल एडजस्ट हो गया, प्रोविजन एडजस्ट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल्स बेटा, ट्रेड पेबल में डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर का बेटा डिक्रीज है, जो कि पॉजिटिव होता है 42,000। ये 42,000 बाहर चला जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेटा 6,000 बाहर चले जाएंगे, 18,000 रुपए आ जाएगा बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। बल्कि ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, अगर इनकम टैक्स पेड होता वो माइनस करता तब जाकर आता बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि है नहीं बेटा, सीधा यही आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात? बाबू अब बता रहा हूं 17 तक सब कुछ होना है, लेकिन मैंने सीक्वेंस में नहीं चलना, रिवर्स ऑर्डर। 17, 16, 15, 14, 12, 13। 12, 13 ज्यादा डिफिकल्ट है, 17, 16 बहुत आसान है। तो उल्टे शुरू हो जाओ, करने आज ही है, कल के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। कल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करानी है, मैंने नहीं करानी कल से ऑपरेटिंग। चलो जी फटाफट से स्टार्ट हो जाओ। दिया है लो बेटा, थैंक यू। लो बेटा करते हैं बात इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। 16, 17 आपने कर लिया, बात कर रहा हूं 15 की। बेटा मुझे कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बेटा मुझे एक बैलेंस शीट दी गई है, उसमें 2 नोट दिए गए हैं जो नीचे डिफाइन है बेटा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 50-50 हजार। क्या बेटा मुझे शेयर कैपिटल का कुछ करना है? ये कहां जाती है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
तो मैं क्या करूं, इसका छोड़ो। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो पहले बेटा 30 थे अब 60 हो गए बेटा, और नीचे कहीं डिफाइन है क्या? नहीं, कहीं डिफाइन नहीं है बेटा। बाबू अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस कहीं डिफाइन नहीं है तो बेटा आप मान सकते हो ये बैलेंस ऑफ एसपीएल है, ठीक है ना। अगर और कुछ मानोगे तो बेटा शुरुआत ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन की। शुरुआती कहां से होती है बेटा? डिफरेंस इन द एसपीएल। तो बेटा जबरदस्ती है यही मानना पड़ेगा अगर कई नोट डिफाइन नहीं है, ठीक है जी। लो जी सामने देखना जरा मेरी तरफ। तो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वर्किंग नोट नंबर 1, ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा डिफरेंस इन द एसपीएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बेटा 30,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ जाए आगे। बेटा आगे मुझे दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें बेटा मुझे दिया गया है कि अब बोरोइंग 80,000 हो गई, पहले 60 थी, और नीचे कहीं डिफाइन भी है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बेटा 6% डिबेंचर्स हैं जो बेटा अब 80,000 के हो गए, पहले 60,000 के थे। अब यहां पर ना बेटा बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं और आपके दिमाग में भी आएंगी। अब ये बात पहली बार आपके सामने डिस्कस हो रही है, इसलिए आराम से समझना। बाबू पहले डिबेंचर 60,000 के थे, कब थे बेटा? ये 31 मार्च 17 को थे, और आज 31 मार्च 18 को बेटा ये 80,000 रुपए के हो गए। बाबू देखो अगर क्वेश्चन आपको कोई डेट बता दे इशू ऑफ डिबेंचर की तो बहुत अच्छी बात। देखो बेटा ये तो पता लग रहा है पहले 60 के थे आज 80 के हो गए, यानी कि 20,000 के डिबेंचर नए इशू हुए हैं इस साल। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 के बीच में 20,000 के डिबेंचर इशू हुए। ये तो समझ में आ रहा होगा रीड करते हुए कि पहले 60 के थे आज 80 के हो गए, 20,000 के इशू हुए तभी तो हो गए बेटा। बाबू अगर कोई क्वेश्चन डेट बता दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताए तो बेटा हर क्वेश्चन में एक ही अजम्पशन लेनी है कि ये आखिरी डेट को इशू हुए होंगे, यानी कि ये 31 मार्च 18 को ही इशू हुए हैं 20,000 के। और बेटा ऐसी अजम्पशन लेने से क्या होता है सुन लो, अगर आप अजम्पशन लोगे ये 31 मार्च 18 को ही इशू हुए हैं 20,000 के, यानी कि बेटा आखिरी डेट पर इशू हुए, तो क्या कोई ब्याज देना है आपको डिबेंचर होल्डर को? जब इशू ही 20,000 के आखिरी डेट पे करे तो नहीं देना। लेकिन बेटा क्या 60,000 पे पूरा साल का ब्याज देना है? बेटा उस पर तो पूरे साल का ब्याज देना है। 31 मार्च 17 को 60,000 के डिबेंचर थे, यानी कि 1 अप्रैल 17 को भी तो 60,000 के डिबेंचर थे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 18 तक 60,000 की तो डिबेंचर है, इस पे तो पूरे साल का ब्याज देना है ना। लेकिन 20,000 के साल के आखिरी दिन इशू हुए तो उस पर कोई ब्याज नहीं देना। तो बेटा इस पे 6% ब्याज 3600 रुपए। बेटा जब ये आप ब्याज दोगे इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो मैं यहां क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि बेटा आपने एसपीएल बनाते टाइम माइनस करा फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, याद कराऊं? CPCEFDO एफ में माइनस करा ना फाइनेंस कॉस्ट में, क्यों माइनस कर दिया? इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ऐड करता हूं ना, मैंने बेटा 5 चीजें याद कराई थी फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में। डैप, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, ठीक है ना बेटा। लो जी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सर अगर हमने समझा है ना ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। मैंने पहले कहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक दिन परेशान कर सकती है बस, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। सब रोएंगे, आप नहीं रोगे कभी इस चैप्टर में, देख लेना चाहिए। आप अगर इस साल अपने 10 दोस्तों को ना समझाओ ना, जो मर्जी कह देना चैप्टर। चलो जी बेटा बढ़ते हैं आगे। करंट लायबिलिटी में मुझे देता है ट्रेड पेबल्स। बेटा 48,000 थे अब 35,000 हो गए, 13,000 का डिक्रीज है। बेटा डिक्रीज कहां जाएगा बाबू? यहां कहीं पर कैलकुलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऐड और लेस करूंगा बेटा वर्किंग कैपिटल का चेंज, और बेटा ये डिक्रीज है ट्रेड पेएबल का 13,000। ठीक है जी आगे बढ़ो जी। शॉर्ट टर्म प्रोविजनिंग, सर नीचे डिफाइन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बाबू पहले टैक्स था 32,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स और आज है 40,000। सर करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाता है? वर्किंग नोट। और बेटा प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड, याद है ना? प्रोविजन फॉर टैक्स बेटा यहीं पर ऐड होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर।
प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर 40,000 है। लो जी मैंने रिकॉर्ड कर दिया, 70,000 आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा करंट ईयर में जो 32,000 रुपए है बेटा प्रीवियस ईयर में, वो इनकम टैक्स पेड के नाम से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का पंगा है, मैं यहीं कर देता हूं, इनकम टैक्स पेड मुझे माइनस करना है 32,000, बल्कि मैं इसी तरफ माइनस कर दूंगा डायरेक्टली 32,000, ठीक है जी। अगर आप मेरे करने का तरीका देख रहे हो या अपने तरीके का, आपके और मेरे करने के तरीके में फर्क बहुत होगा। मैं एक भी आइटम छोड़ता नहीं, देखते हो मैं शुरू से शुरू होता हूं, एक भी आइटम छोड़ता नहीं हूं, जो जहां नहीं है रिकॉर्ड करता हूं। आप पता है क्या इंतजार करोगे, वाई वाई वाई, और आप भूल लोगे। लिख लो, लिख के दो कहीं, क्या पेपर में छोड़ के आओगे, गलती करके आओगे, ठीक है ना। वो आएगा मतलब गलत मत निकाल लो। चलो जी, एसेट्स में बेटा नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेटा 140 हो गई 1 से। हाँ जी, कुछ होना है? कहां जाती है फिक्स्ड एसेट्स? जाएंगे इन्वेस्टिंग में जब जाएंगी बेटा, मुझे तो ऑपरेटिंग की बात करनी है। इन्वेस्टमेंट्स बेटा 40 से 30 हो गई, यानी कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगेन बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मुझे थोड़ी कुछ करना है। बाबू आ जाओ इन्वेंट्री में, 30 से 45 हो गई। इंक्रीज इन द इन्वेंट्री माइनस होता है बेटा। बाबू इंक्रीज इन इन्वेंट्री 15,000 रुपए नेगेटिव। बढ़ जाओ आगे, ट्रेड पेबल अगेन इंक्रीज है बेटा 10,000 का, स्पेस का ही पंगा। लो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कुछ नहीं होना, ठीक है जी। अब बेटा मैंने कैलकुलेट करा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस 70,000 रिकॉर्ड कर दिया बेटा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के अलावा और कोई भी चीज नहीं आई, यही लिख दिया बाहर। यही बेटा मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। ये तीन चीजें नेगेटिव है 38,000, इसको रिकॉर्ड कर दिया बेटा बाहर। 3600 ये बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर है बात? अच्छा एक बात अभी यहीं डिस्कस कर लो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, सामने देखना। बाबू ये क्वेश्चन था ना अभी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और मैंने नीचे नोट में डिफाइन कर दिया इशू ऑफ डिबेंचर्स टेक्स प्लेस ऑन 1st of September 1st of October 2017। क्या करो? एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैंने ये नहीं बताया 20,000 के इशू हुए, ये तो आपकी समझ है निकालना। मैंने ये बताया जितने डिबेंचर इशू है वो 1 अक्टूबर को इशू हुए, मतलब भाई 60,000 के डिबेंचर पे तो पूरे साल का ब्याज, और जो 20,000 के आपने इशू करे 1 अक्टूबर को उस पे भी 6 महीने का ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऐसे निकलेगा। और बेटा ये डेट में कितनी भी ट्विस्ट कर लूं आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। हम समझने वाले बच्चे, हमें थोड़ी फर्क पड़ता है, जितनी मर्जी कर ले भाई, जितनी देर से हो सकते है तो उतनी कर ले, ठीक है। चलो जी करते चलो आगे बेटा। 14, 13, 12 बस ये समझ लो बेटा, परसों प्रॉब्लम हो जाएगी इलस्ट्रेशन 12 तक। अभी करते चलो जितने हो जाते हैं, ठीक है जी। आज के लिए रखेंगे इतना ही बेटा, बाय बाय।